नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखते हैं व्हाट इज द एक्चुअल रूल ऑफ लैम्पोर्ट्स लॉजिकल एल्गोरिथम। तो रूल क्या बोलता है कि जब कभी भी अगर इस तरह से ए हैपन बिफोर रिलेशन होता है विद इन द सेम प्रोसेस दैट इज देन जो उसकी इवेंट्स का कॉस्ट है तो वो सी ऑफ ए इज लेस देन सी ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ए किसी भी सेंडिंग करेगा इवेंट ऑफ पी आई, ठीक है, एंड बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीविंग इवेंट ऑफ पी जे, किसी दूसरे प्रोसेस का अगर रिसीव कर रहा होगा तो देन कॉस्ट ऑफ ए इज लेस देन कॉस्ट ऑफ बी। और इस तरह से इन्फोर्स करेगा अगर सेंडिंग प्रोसेस टाइम स्टैम्प्स को, तो इट्स लॉजिकल क्लॉक in the message and receiving process updates its logical clock using the larger of its own clock time and the increment time stamp। जो टाइम स्टैम्प की वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप रूल को इम्प्लीमेंट करोगे तो दो तरीके आएगा कि जब कभी भी ए हैपेंस बिफोर रिलेशन होता है तो सी ऑफ ए इज लेस देन सी ऑफ बी होता है। तो सी ऑफ बी की जो टाइमिंग है वो क्या एक्चुअल में होगी, सी ऑफ ए प्लस डी। और डी क्या होता है यहाँ पर, डिले। डी इज नथिंग बट डिले होता है डी, ठीक है। तो इस तरीके से कि जब सी ऑफ जी होगा वो मैक्सिमम टाइमिंग ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ प्लस डी या मैक्सिमम टाइम ऑफ जी वेयर टी इज अ टाइम स्टैम्प ऑफ द सेंडिंग इवेंट और दिस वी शोज दैट द हैपेंड बिफोर रिलेशंस, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशंस में जब आप यूज़ करोगे तो इस तरह से एग्जांपल आएगा। सपोज करो कि यह हमारे पास इवेंट्स है जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है सी ऑफ पी इक्वल टू सी ऑफ ए प्लस डी और सी ऑफ जो मैक्सिमम टाइमिंग ऑफ दिस, मैक्सिमम टाइमिंग क्या होगा, वेयर टी एस इज द टाइम स्टैम्प ऑफ द सेंडिंग इवेंट एंड डी इज द पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर इज नथिंग बट अ डिले। डिले कभी निगेटिव होता ही नहीं है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा और या तो 2 होगा या एंड सो ऑन या दिया होगा। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं रहे तो d इक्वल टू 1 माना जाता है, ठीक है, d इक्वल टू 1 ये वाला। देखो हैपन बिफोर रिलेशन हो रहा है तो 42 के बाद 43 है यानी कि 42 प्लस 1 43, 55 के बाद 56 है, 57 के बाद 58 है, 80 के बाद 81 है। ये सब आपका ये दिया इवेंट की कॉस्टिंग दे रखी है, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिकल क्लॉक एंड दिस इज द हैपन बिफोर रिलेशंस एल्गोरिदम, ठीक है। नाउ अब इसी में हम लेक्चर 4 यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज द लैंग्वेज मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन। अगर क्योंकि इसमें प्रोसेस सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनाइजेशन था तो हम किस तरह से टाइमिंग को मेंटेन किया और किस तरह से अब सिंक्रोनाइज करेंगे। तो जब सिंक्रोनाइजेशन की बात आती है तो आप क्या आते हैं, व्हाट आर दिस करेंट्स एक्टिविटी, what are its synchronization of process, what are in IPC that is called inter process communication and these all are the non deterministic execution of a process, ठीक है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कंट्रोल्स होता है, जो प्रोसीजर्स और सिस्टम कॉल्स होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे एक एक करके, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे। एग्जांपल जैसे शेयर्ड वेरिएबल्स का कि व्हाट इज़ द मेन एग्जांपल ऑफ सीमाफोर, व्हाट इज़ द मॉनिटर, व्हाट आर इट्स सीरियलाइजेबल पाथ एक्सप्रेशन, क्रिटिकल रीजन, ये सब आप मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रखे हो कहाँ पे, आप फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। बट अगर मैं इसकी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की बात करूं तो अगर मैं शेयर्ड वेरिएबल की बात करूं और मैसेज पासिंग, दो मेन होता है, एक शेयर्ड वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन होता है और एक मैसेज पासिंग सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो जो शेयर्ड वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन होता है वो क्या करता है, सीमाफोर, और सीमाफोर क्या करता है कि वेरिएबल को सेट करेगा या तो सिस्टम कॉल करेगा। देन फिर मॉनिटर क्या होता है, डेटा टाइप एब्स्ट्रैक्शन होता है। क्रिटिकल रीजन होता है जो कंट्रोल को स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। सीरियलाइजेबल होता है जो कि डेटा टाइप एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। देन इसी तरह से जो मैसेज पासिंग सिंक्रोनाइजेशन है उसमें दो तरीके का होता है, या तो रैंडम प्रोसीजर कॉल होता है या रेंडिजुबियस होता है या फिर कम्युनिकेशन सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। इन दोनों में इनपुट आउटपुट, प्रोसीजर कॉल और प्रोसीजर कॉल एंड कम्युनिकेशन, ये मेन होता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर कॉल एंड हाउ वी यूज द कम्युनिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। तो अब देखते हैं जो सिंक्रोनाइजेशन में है, तो एक्चुअल में जब कभी भी किसी भी फाइल पे जब हम डेटा को सिंक्रोनाइज करेंगे तो एक्चुअल में हम करते क्या हैं,
उसके वेरिएबल को ही तो हम कुछ उलटफेर करेंगे, और उसमें हम क्या करोगे, या तो उसको क्रिटिकल रीजन में रहेगा या फिर जो उसकी जो वैल्यू रहेगी उसको आप यूज़ करोगे, चाहे वो सीमाफोर की हो चाहे वो मॉनिटर की वेरिएबल हो। तो दिस ऑल अबाउट द शेयर्ड वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन एंड अबाउट द क्रिटिकल सेक्शन एंड डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक रीडर राइटर्स प्रॉब्लम था, ये हमेशा यूज होता है डेटा सिंक्रोनाइज में। ठीक है, जब कभी भी इस तरह से डेटाबेस आपकी एम्प्टी होती है तो कोई भी अलाउ होता है। ठीक है, जब रीडर डेटाबेस में होता है तो कोई भी राइटर अलाउड नहीं होता, जब राइटर अलाउड होता है तो कोई बडी अलाउ नहीं होता। वही यहाँ पे लिखा हुआ रीड अलाउ रहेगा, जब रीड हो रहा होगा तो राइट भी बंद रहेगा, जब राइट हो रहा हो तो रीड भी बंद रहेगा, और जब राइट हो रहा हो तो ना ही रीड कर सकता और ना ही लॉक कर सकता। मतलब रीड और रीड ही अलाउ है, जबकि रीड राइट नहीं, राइट रीड नहीं, और फिर राइट राइट नहीं। ठीक है, दिस ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सीक्वेंस है। ठीक है, अब आते हैं अगर आपका कंकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस तरह से, तो देयर आर सो मैनी कंकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। जैसे कि सेट वेरिएबल है, मैसेज पासिंग है, तो सेट वेरिएबल में कितने टाइप के होते हैं, जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कंट्रोल स्ट्रक्चर, प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इसमें 3 तरीके के होते हैं, पाथ हो गया, डेटाबेस क्या हो गया, उसके पाथ कितने हो गए, फिर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सो दिस ऑल अबाउट द concurrent programming and languages. Thank you.